तो ये हमारा जो है लैब का टास्क नंबर 2 है, ठीक है। और लैब टास्क 1 जो हमारा था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। आज की लैब के अंदर जो है हमें एसआरएस को समझना है कि एसआरएस क्या होता है और एसआरएस को किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले एसआरएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर मैंने लिखा क्यों नहीं है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेट स्पेसिफिकेशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। अगर नहीं लिखा है तो फिर मैं चलो लिख कर आपको ये सेंड कर दूंगा दोबारा। तो एसआरएस बेसिकली होता क्या है? एसआरएस इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग इन राइटिंग, यानी एक रिटन फॉर्म के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफ अ कस्टमर और पोटेंशियल क्लाइंट सिस्टम्स रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडेंसीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यूजुअली prior टू एनी एक्चुअल डिजाइन और डेवलपमेंट वर्क। यानी डेवलपमेंट वर्क को शुरू करने से पहले या कोई भी आप डिजाइन यानी मॉडलिंग वगैरह से भी पहले का जो आप एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म के अंदर रिक्वायरमेंट्स को गेट करने के बाद बना रहे होते हैं एक डॉक्यूमेंट, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप कह रहे हैं एसआरएस। अब इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कस्टमर, यानी जो कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसका एक बनाने का भी तरीके हैं, वो तरीके हम सीखेंगे। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर आप उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं जो जो आपके क्लाइंट ने आपको कही हैं कि ये चीजें हमारे सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। अब इसका बनाने का फायदा क्या होता है? इट इज अ टू वे इंश्योरेंस पॉलिसी that assures that both the client and organization understand the other's requirement। अब ये जो है एक तरीके से आपके पास टू वे इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करती है, या आप एक आसान अल्फाजों से समझें, ये जो एसआरएस आप बनाते हैं ये बेसिकली एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है क्लाइंट और प्रोग्रामर के बीच में। अगर ये एसआरएस ना बनाई जाए बीच के अंदर, मतलब कोई आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना हो कि आप क्या चीज बनाने वाले हैं, तो कल को जब आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे तो आपका क्लाइंट ये क्लेम कर सकता है कि मैंने आपको ये काम करने के लिए नहीं कहा था, आपने ये काम गलत तरीके से किया है, या इस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, आपने ये फिजूल के अंदर ये काम करके मेरा टाइम जाया कर दिया। तो इस चीज से बचने के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर क्लाइंट की दी हुई तमाम रिक्वायरमेंट्स को एक ऑफिशियल तरीके से पॉइंट आउट कर लिए जाती हैं, तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स। फिर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर समझ लीजिए कि आप क्लाइंट भी अपने साइन करता है और प्रोग्रामर भी अपने साइन करता है कि हम इतनी डेडलाइन के अंदर आपकी इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर की शेप के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब कल को आपका इस कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद आपका जो क्लाइंट है वो आपको क्लेम नहीं कर सकता कि आपने कुछ अपनी तरफ से काम कर दिया है, या जो चीज मैंने आपको कही थी आपने वैसा काम नहीं किया। और अगर दूसरी तरफ की हम बात करें, अगर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से हम सोचें, तो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज अच्छी है, कल को वो प्रोग्रामर को क्लेम कर सकता है कि भाई मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट दी थी उन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली एसआरएस जो है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक क्लाइंट और कस्टमर के बीच में, क्लाइंट और प्रोग्रामर के बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा होता है। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर आप तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करते हैं जो आपके क्लाइंट की तरफ से आपको आई हैं, और फिर आप उन क्लाइंट उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर ही अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आगे मतलब काम करते हैं, यानी प्लानिंग का और मॉडलिंग का और बाकी जो दूसरा काम है वो आप उन उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर ही करते हैं। तो होपफुली डॉक्यूमेंट है क्या, या एसआरएस होता क्या है, इस चीज का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। SRS are typically developed during the first stages of requirement development, यानी जब आप requirements को get कर रहे होते हैं बिल्कुल शुरुआत वाले stages के अंदर, तब ये SRS जो है बनाई जाती है, which is the initial product development phase in which information is gathered about requirements are needed and not, यानी कौन सी requirement उसमें होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये तमाम चीजें आप अपने उस document के अंदर रखते हैं। अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट गेट करने के तरीके क्या होते हैं, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल से आगे रिक्वायरमेंट्स के जब चैप्टर हमारे पास आएंगे इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज कैन इंक्लूड ऑन विजिट
ऑन साइट विजिट, यानी आप क्लाइंट के पास खुद जाकर उसके पास विजिट करके अपने मतलब चीज़ों को गेट करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट्स को गेट करेंगे, या आप एक क्वेश्चनर टाइप का चीज़ बना देंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपने कोई चीज़ बना दी जिसमें आप जो क्लाइंट से सवाल पूछना चाह रहे हैं उनको आपने क्वेश्चन की शेप के अंदर एक पेपर पर अपने क्लाइंट को दे दिया कि आप ये क्वेश्चनर जो है फिल करके हमें दे दें, आपकी रिक्वायरमेंट का इस तरह हमें पता चल जाएगा। या डिफरेंट, अगर आपकी जो है एक लार्ज ऑडियंस है, यानी आपको नहीं पता कि आपका मतलब जो टारगेटेड ऑडियंस है जो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगी वो कौन कौन लोग होंगे, या बहुत बड़ी तादाद में आप हर एक के पास क्वेश्चनर लेकर नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन सर्वेज जिसके बना देते हैं, सर्वेज को वो ऑनलाइन फिल करते हैं और फिर आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है। इसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। या फिर आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करके उससे बातचीत करके आप अपने रिक्वायरमेंट्स को गेट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं रिक्वायरमेंट्स को गेट करने के, इनको डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इन तरीकों की वजह से या इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करके आप अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गेट करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को एसआरएस के अंदर ऐड करते हैं। The SRS also functions as blueprint of completing a project. ब्लूप्रिंट यानी एक रोड मैप या एक नक्शा, आप समझ लें कि ये जो एसआरएस आपने बनाया है यही आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीजें होंगी जो आपके क्लाइंट ने आपसे डिमांड की हैं और आप इस एसआरएस की बेस के ऊपर ही अपने आने वाली जो फेजेस होंगे या जो एक्टिविटीज होंगी वो आप इस एसआरएस के बेसिस के ऊपर करेंगे। The SRS is often referred to as the parent document. ये parent document कहलाता है, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनने वाले हैं उनका parent document कहलाएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर ही आप अपने बाकी के तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। बाकी इसके अंदर ये कोई इतना खास चीज नहीं लिखी हुई यहाँ पर। अच्छा, एक चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन को समझना। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट SRS contains functional and non-functional requirements only. यहाँ पर बात आई है, ये तो बात मैंने आपको बता दी कि एसआरएस के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपका सिस्टम, आप अपने सिस्टम से चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करे या ये एक्टिविटीज आपका सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म करे, तो वो आपकी एक्टिविटीज होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसे आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन मैकेनिज्म होना चाहिए, आपके सिस्टम के अंदर यूजर को डिलीट करने का ऑप्शन होना चाहिए, यूजर को एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये तमाम जो फंक्शनैलिटीज हैं ये आपके पास आ जाती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसके अंदर आप फंक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा हटकर जो चीजें होती हैं, यानी आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। यानी आपका सिस्टम, अगर आप अपना कोई पासवर्ड उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो मतलब हैकर्स उसको आराम से हैक ना कर सकें, या जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो पर्सनल डेटा आप उसको दे रहे हैं वो सिस्टम जो है वो रिलायबल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि वो सिस्टम कोई और भी एक्सेस कर रहा हो, किसी और के पास आपका पर्सनल डेटा जा रहा हो। तो इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स आपका क्लाइंट आपको दे रहा होता है उन रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो जो हम सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तमाम फंक्शनैलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फंक्शंस की बेसिस पर नहीं होती, बल्कि वो सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड होती हैं। ये चीज भी हम डिटेल से इसके ऊपर पूरा टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो रिक्वायरमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर हम डिटेल से इसको समझेंगे। फिलहाल आपको अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई है उतना आपको समझ में आना जरूरी है। इट डज नॉट ऑफर डिजाइन सजेशन, यानी एसआरएस के अंदर सिर्फ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अंदर आप डिजाइन किस तरह बनाएंगे ये चीजें नहीं होती। आपके पास कौन सी पॉसिबल टेक्नोलॉजीज का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन सी लैंग्वेज का या कौन से डेटाबेसेस का आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके की बहुत सारी ये चीजें आम तौर पर नहीं होती, लेकिन कुछ एसआरएस के अंदर टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी, कभी कभी ये होता है, लेकिन आमतौर पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात आप एसआरएस के अंदर नहीं कर रहे होते हैं। और बिजनेस इश्यूज, यानी आप प्रोग्रामिंग लॉजिक इसके अंदर कौन से लगाएंगे, ये इस तरीके की चीजें
उसमें नहीं होती। सर जो बेसिकली आपके पास डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायरमेंट्स को गेट करने के लिए होता है, इसलिए वहां पर इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीजें होती हैं वो आमतौर पर हमारे पास इसके अंदर नहीं होती हैं। or any other information other than what development team understands the customer system requirements to be। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर आपको ये चीज समझनी है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आप अपनी एसआरएस के अंदर ऐड करते हैं। आमतौर पर जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीजें होती हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की चीजों को आप अपने एसआरएस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इट डिकम्पोजेज द प्रॉब्लम इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, यानी ये आपकी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो टास्क आपको परफॉर्म करना है, उसको आप कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि आप उसको समझने में, आपको एक प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो जाए। एक प्रॉब्लम को अगर 3 या 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए और 4 पॉइंट्स के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि पहले पॉइंट में ये होना चाहिए, दूसरे में ये होना चाहिए, तो इस तरीके से आप एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं। The simple act of writing down the software requirement in a well-defined format organizes information, places border around the problem, solidify ideas and help down। बस ठीक है, ये एक्स्ट्रा थ्योरी लिखी हुई है। अभी तक यहाँ पर जो मैंने चीज आपको एक्सप्लेन की है कि एसआरएस होता क्या है। एसआरएस एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट से जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उनको मेंशन करते हैं, और ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है क्लाइंट और प्रोग्रामर के बीच में। और इसके अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों तरीके की रिक्वायरमेंट्स जो हैं यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ तक अगर आप, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस। अब ये कह रहा है कि एक अच्छे एसआरएस में, जब आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं एसआरएस, तो उसके अंदर क्या क्या चीजों का आपने ख्याल रखना है। वो ये आपके पास 8 चीजें होती हैं। करेक्ट, अनएम्बिगस, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, रैंक्ड ऑफ इम्पोर्टेंस, वेरीफाइबल, मॉडिफाइबल और ट्रेसेबल। ये आपके पास 8 पॉइंट्स हैं। ये अगर किसी एसआरएस में होंगे तो उस एसआरएस को एक अच्छी एसआरएस कंसिडर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर एसआरएस के अंदर ये 8 चीजें हों, हो सकता है इनमें से एक या दो चीजें मिस भी हो। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर कि वो प्रोजेक्ट कैसा है। लेकिन आपने कोशिश करके इन तमाम चीजों को, जब आप एसआरएस लिख रहे हैं तो आपने इन तमाम चीजों को अपने एसआरएस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। पहला जो है पॉइंट है वो है करेक्ट। करेक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके क्लाइंट ने आपको कुछ कहा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ कि ये जो एसआरएस बनाने का काम है ये प्रोग्रामर का काम होता है, यानी जो डेवलपमेंट टीम है उसका काम है एसआरएस को बनाना, और फिर उस एसआरएस को वो क्लाइंट को दिखाते हैं कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी थी उन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया गया है, आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लें। आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थी वो आपका क्लाइंट बनाकर आपको देता है। इसके अंदर नॉन टेक्निकल टर्म्स होती हैं, सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं होती। लेकिन जब आप एसआरएस बनाते हैं, एसआरएस बनाना डेवलपर का काम होता है, और एसआरएस के अंदर जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टर्म्स दोनों आपके पास इस्तेमाल की जा रही होती है। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब पहला जो पॉइंट है हमारे पास एक अच्छे एसआरएस का, वो है करेक्ट। करेक्ट से मुराद ये है कि जैसा आपको कहा गया है आप वैसा ही लिखें। ऐसा ना हो कि आपके क्लाइंट ने आपको कुछ और बात कही हो और आपने जो एसआरएस के अंदर बात लिखी है वो आपने कुछ और समझकर कोई और बात उसके अंदर लिख दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रिक्वायरमेंट आपको दी गई है उसी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आप एक करेक्ट रिक्वायरमेंट को अपनी एसआरएस के अंदर ऐड करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ये मैंने कॉपी पेस्ट भी किया हुआ है। थ्योरी को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन को समझना है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप अपनी वर्डिंग के अंदर इन चीजों को ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है अनएम्बिगस। अब ये टर्म हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो। पहले आप ये समझें कि एम्बिगस का मतलब क्या होता है। ये जो एम्बिगस लफ्ज है, एम्बिगस का मतलब होता है कि ऐसी बात जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग बनती हो। यानी अगर कोई नया बंदा, आपने एक लाइन लिखी है, वो कोई नया बंदा उस लाइन को अगर पढ़े तो वो कंफ्यूज हो जाए कि अब इस लाइन का मतलब क्या बन रहा है। वो एक लाइन की 3 से 4 मतलब अगर वो लेकर जा रहा है तो इस तरीके की बात को आप कहते हैं एम्बिगुअस।
ठीक है। तो आपकी जो SRS हो वो अनएम्बिगस होनी चाहिए, यानी हर एक रिक्वायरमेंट का एक ही मतलब बन रहा हो और वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कंप्लीटली तौर पर। ऐसा नहीं हो कि कोई नया बंदा अगर उसको पढ़ रहा है या आपने बना के क्लाइंट को दी है, क्लाइंट को वो चीज लाइन आपकी समझ में नहीं आया, उसके अंदर क्लियरली आपने चीज को डिफाइन ना किया हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अनएम्बिगुअस की रिक्वायरमेंट कौन सी होती है। मिसाल ले लो, आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि जो मेरा सिस्टम है वो फास्ट होना चाहिए। अब फास्ट होना चाहिए ये एक रिक्वायरमेंट तो है कि जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो फास्ट होना चाहिए, लेकिन ये अभी क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कितना फास्ट हो। आपने एक फास्ट सिस्टम बनाया है, ऑब्वियसली उससे फास्ट सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, आप उससे कोई बेहतर एल्गोरिथम उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो उससे ज्यादा फास्ट चलेगा। तो आपको यहाँ पर अपनी बात को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। अभी ये जो लाइन है कि सिस्टम फास्ट होना चाहिए, ये लाइन जो है एक तरीके से एम्बिगुअस लाइन है। इसके अभी डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पर बन सकती हैं। किस सेंस में फास्ट होना चाहिए, वो प्रोसेसिंग टाइम कम ले, या वो आपके पास लोडिंग टाइम, अगर वेबसाइट बन रही है तो वो उसका लोडिंग टाइम कम ले, या डिपेंड कर रहा होता है कि ये किस तरीके से एम्बिगुअस है। तो अगर कोई ऐसी बात उसके अंदर लिखी हुई है कि वो उसके 2 या 4 मीनिंग जिसके अंदर बन रही हैं, तो इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आपका जो कंप्लीट एसआरएस है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। हर लाइन का एक परफेक्ट क्लियर मीनिंग आपके पास होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने उसके अंदर लिखी है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद इसमें ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपने 2 4 रिक्वायरमेंट उसमें लिख दिए और 2 4 रिक्वायरमेंट उसमें बाकी हैं। ऐसा ना हो, जो जो आपके सिस्टम से एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो तमाम की तमाम चीजें आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है चौथा पॉइंट, कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट से मुराद, अब ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। The SRS should be consistent within itself and consistent to its reference document. If you call an input start and stop in one place, don't call it start and end in another. ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद, अगर इसकी उर्दू में मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब होता है एक जैसी चीज होनी चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आपने एक जगह पर लफ्ज इस्तेमाल किया है स्टार्ट एंड स्टॉप, यानी आपने एक मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसको रोकने के लिए आपने स्टॉप का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और दूसरे मॉड्यूल को, यानी सेम एसआरएस के अंदर अगर आप दोबारा किसी चीज को स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टार्ट और एंड का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। एक ही जैसे पैटर्न्स को आपने फॉलो करना है। अगर आप एक हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका आपने जो है फोंट साइज जो है टाइम्स न्यू रोमन रखा है और उसका फोंट साइज जो है आपने 20 रखा है, तो दूसरी हेडिंग भी उस सेम स्टाइलिंग की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहली हेडिंग अलग तरीके से दिख रही है, दूसरी हेडिंग अलग तरीके से दिख रही है। यानी कंसिस्टेंसी को आपने फॉलो करना है, एक जैसे पैटर्न को आपने पूरे एसआरएस के अंदर यहाँ पर फॉलो करना है, ये होता है कंसिस्टेंसी। रैंक ऑफ इम्पोर्टेंस से मुराद ये है वेरी ऑफन, ये इतनी ज्यादा कोई खास यहाँ पर चीज नहीं है। ये बहुत ज्यादा बड़े जब प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा होता है तब ये वाला पॉइंट आपके पास काम में आता है। वेरी ऑफन अ न्यू सिस्टम हैज रिक्वायरमेंट दैट आर रियली मार्केटिंग विश लिस्ट। यानी आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो काफी बड़े लेवल के ऊपर है और वो इस वक्त समझ लीजिए कि ऑनलाइन चल भी रहा है। मिसाल ले लें कि आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और वो वेबसाइट जो है आपके पास ऑनलाइन चल रही है। अब वहां पर जो है जो क्लाइंट्स हैं, जो उस वेबसाइट के एंड यूजर्स हैं जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी डिमांड ये है कि एक पर्टिकुलर फीचर जो है आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। तो आप उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को रैंक कर देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, ताकि हम इसको ऑनलाइन कर सकें और इसमें हमारे जो पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं या हमारे जो एंड यूजर है वेबसाइट के, वो इस पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करके उससे फायदा उठा सकें। तो आमतौर पर इस तरीके की चीज होती नहीं है। ये मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट्स को रैंक कर देते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कम इम्पोर्टेंस वाली, और उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंस वाली। यानी जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सबसे ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस वाली जो रिक्वायरमेंट होगी पहले उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बनाया जाएगा, उसके बाद दूसरे मॉड्यूल्स को बनाया जाएगा।
तो ये होता है रैंक ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर इस तरीके की कोई चीज है तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स को रैंक प्रोवाइड कर देते हैं कि पहले ये इम्प्लीमेंट हो, फिर ये इम्प्लीमेंट हो, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो। वेरीफाइबल, ये वेरीफाइबल और अनएम्बिगुअस तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं। डोंट पुट इन रिक्वायरमेंट्स लाइक इट शुड प्रोवाइड यूजर अ फास्ट रिस्पॉन्स, के यूजर को जो है ये फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये क्लियरली चीज नहीं है, इससे कोई बात वेरीफाई नहीं हो रही है कि कितना फास्ट रिस्पॉन्स हो। अच्छा, यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दी है, द सिस्टम शुड नेवर क्रैश। अब ये बोल रहे हैं कि सिस्टम कभी भी क्रैश नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर चीज बन रही होती है वो कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी वे में क्रैश हो ही जाती है। अब वो चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज उसको ना मिल रहे हो, या उसको जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए चलने के लिए वो उसको नहीं मिल रहे होते हैं, तब वो हमारी जो चीज है वो आमतौर पर क्रैश हो जाती है। तो इस तरीके की जो चीज है, ये जो पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर इन्होंने दी है, द सिस्टम शुड नेवर क्रैश, इस तरीके की बात कभी भी आपकी एसआरएस के अंदर नहीं होना चाहिए, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इसकी एक एग्जाम्पल दी है कि आप अगर इस तरीके की बात कर भी रहे हैं तो उसको आपने क्लियरली डिफाइन करना है। प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट से मुराद होता है नंबर्स वाली रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आप नंबर्स को मेंशन करते हैं कि एवरी की स्ट्रोक शुड प्रोवाइड अ यूजर रिस्पॉन्स विद इन 100 मिली सेकेंड, यानी जब आप कोई एक की प्रेस कर रहे हैं तो वो यूजर को 100 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। तो अब इसके अंदर आपने क्लियरली चीज डिफाइन कर दी है 100 मिली सेकेंड लिख करके, जब कोई की इसके अंदर प्रेस की जा रही है तो वो यूजर को 100 मिली सेकेंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। यानी अब अगर आपने यहाँ पर लिखा है फास्ट रिस्पॉन्स, तो अब ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि कितना फास्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आप इसको क्वांटिटेटिव एक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं कि इतना फास्ट रिस्पॉन्स हमारे सिस्टम का होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मॉडिफाइबल से मुराद ये है कि अगर एक रिक्वायरमेंट आपकी एक से ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है तो आपने उनका रिकॉर्ड रखना है, ताकि अगर कल को आपकी एसआरएस के अंदर कोई चेंज आता है तो आप दोनों जगह पर उसको चेंज करें। कोशिश करके हमें यही करना होता है कि एक रिक्वायरमेंट को हम एक से ज्यादा जगह पर ना लिखें। एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है एसआरएस के अंदर कि हम एक रिक्वायरमेंट को एक से ज्यादा जगह पर ना लिखें, ताकि इसको अगर कभी चेंज करना पड़े तो हमें दो या दो से ज्यादा जगहों पर चेंज करना ना पड़े। ठीक है, तो लेकिन समटाइम्स जैसा हमारे पास सिचुएशन हो जाती है कि हमें एक रिक्वायरमेंट को एक से ज्यादा जगहों पर लिखना पड़ जाता है, तो हमें उसका रिकॉर्ड रखना होगा, और अगर हमें उसको चेंज करना है तो फिर उसको चेंज करने में हमें दोनों या दो से ज्यादा जगहों पर जहां पर वो रिक्वायरमेंट इस्तेमाल की जा रही है उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सेम रिक्वायरमेंट मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन इससे मेंटेन करना आपके एसआरएस को थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारे पास है ट्रेसेबल। ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट लफ्ज मिस हो गया है। ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर, फ्यूचर रेफरेंसिंग में बी रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपके पास अगर एक रिक्वायरमेंट की दो या चार या पांच सब रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, यानी एक पेरेंट रिक्वायरमेंट है और उस पेरेंट रिक्वायरमेंट की कुछ और मतलब चाइल्ड रिक्वायरमेंट्स आपके पास हो रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चाइल्ड रिक्वायरमेंट का पेरेंट कौन है। कल को अगर एक चाइल्ड रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है तो हो सकता है उस चाइल्ड रिक्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से उसके पेरेंट के ऊपर फर्क पड़े, या अगर एक पेरेंट को हम एसआरएस में हमने ऐड किया था और उसमें चेंज आ रहा है, या हम एसआरएस के अंदर से पेरेंट रिक्वायरमेंट को रिमूव ही कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसके चाइल्ड रिक्वायरमेंट्स को भी रिमूव होना पड़ेगा। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप एक दफा इस वीडियो को दोबारा देखें। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर ये पूरी कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ें। अगर कोई चीज फिर भी नहीं समझ में आती है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा।